हेलो दोस्तों, लेट्स क्रिकेट की एक्सप्लेनर सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में संशोधन की सिफारिश की है नीति आयोग ने। ठीक है, याद रखना। अच्छा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 जो है ये टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू हाईली सब्सिडाइज फूड एलिजिबल हाउस होल्ड्स को प्रोवाइड कराने के लिए बनाया गया था। ठीक है, इसमें कुछ अमेंडमेंट प्रपोज किए गए हैं। मेंस में ज़रूर से क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि बहुत सारी आबादी को ये जो एक्ट है वो कवर करता है और पूरा इम्पैक्ट पड़ता है अगर इसके अंदर कुछ भी चेंजेस किए जाते हैं तो। अभी प्रपोज हुए हैं तो प्रपोज चेंजेस भी आ सकते हैं। कि आप क्या समझते हैं, आप कौन कौन से प्रपोजेस चेंज करते हैं? कि आपको लगता है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में चेंजेस की ज़रूरत है? चेंज करने से क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट करेंगे, नीति आयोग ने जो सिफारिश दी है उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब चीज़ें जानेंगे इस वीडियो के अंदर। प्री और मेंस दोनों में यहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं। प्री के क्वेश्चन मैं पूछूंगा शाम को। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जो कि नीचे है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। पहले तो आप ये समझिए कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है वो 2013 में बनाया गया था। और अगर आपसे एग्जैक्ट डेट पूछी जाए तो 10 सितंबर 2013 को ये एक्ट जो है वो नोटिफाई कर दिया गया था। तो ये डेट भी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है रूरल इंडिया के लिए भी और अर्बन इंडिया के लिए भी। दूसरी बात करें तो पर्पज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है इसके अंदर जो भी एलिजिबल हाउस होल्ड्स हैं, अभी जानेंगे कौन से एलिजिबल हाउस होल्ड्स हैं, उनको टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जैसे राशन की दुकानें हैं, उनके थ्रू सेंट्रल इशू प्राइस पर फूड ग्रेन प्रोवाइड किया जाता है। सेंट्रल इशू प्राइस वो प्राइस होता है जो सरकार कहती है कि इस पर आप लोगों को चीज़ें बेचेंगे। जैसे गेहूँ 1 रुपये किलो, ठीक है, तो ये 1 रुपये पर केजी जो है ये सेंट्रल इशू प्राइस हो गया। सेंट्रल ने कहा है कि इस प्राइस से ज़्यादा आप नहीं बेच सकते पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू। ठीक है, तो इसको एज अ लीगल राइट यहाँ पर मान लिया गया है। तो ये पॉइंट भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। लीगल राइट हो गया क्योंकि एक एक्ट के थ्रू बना हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। दूसरा, इसके सैलिएंट फीचर, ये स्लाइड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ से अगर आपको ये स्लाइड पता है तो मेंस प्री कुछ भी हो आप कर पाएंगे। सैलिएंट फीचर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो पहला, हम हाईली सब्सिडाइज फूड ग्रेन प्रोवाइड करेंगे 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये में। ठीक है, दूसरा, जो यहाँ पर न्यूट्रिशियस मील भी प्रोवाइड किया जाएगा। जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है उसके अंदर प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स को और चिल्ड्रंस को अप टू द 6 ईयर ऑफ एज। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा, 6 से 14 साल के एज ग्रुप वाले बच्चों के लिए फ्री ऑफ चार्ज न्यूट्रिशनल मील प्रोवाइड किया जाएगा थ्रू द मिड डे मील स्कीम। याद रखना इस चीज़ को। मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम्स दिए जाएंगे, 6,000 से कम का नहीं दिया जाएगा। याद रखना, 6,000 से कम का नहीं दिया जाएगा प्रेग्नेंट मदर्स और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए। ठीक है, दूसरा, 75% रूरल इंडिया इसके अंदर कवर हो जाता है और 50% अर्बन पॉपुलेशन इसके अंदर कवर हो जाती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, याद रखना। और जो डाटा लिया गया है वो नीति आयोग, यानी कि पहले जो प्लानिंग कमीशन था फिर नीति आयोग हो गया, उसकी सिफारिशों के बाद ही ये सब चीज़ें होती हैं। साथ में अगर हम देखें तो जो NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, उसके हिसाब से जो है यहाँ पर बेनिफिशरीज़ को चुना जाता है। तो याद रखना कि किस तरीके से बेनिफिशरीज़ को चुना जाता है। इसके अंदर 2 तरह के कैटेगरी के बेनिफिशरीज़ हैं। पहला है अंत्योदय अन्न योजना के हाउस होल्ड्स, दूसरे हैं प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स। पहले हो गए AAY, दूसरे हो गए PHH। याद रखना इस चीज़ को, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो AAY यानी कि अंत्योदय अन्न योजना है, उन्हें पूरे महीने में 35 किलो यहाँ पर राशन प्रोवाइड किया जाएगा। और जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स हैं उनको 5 केजी पर पर्सन के हिसाब से यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। अब ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स हैं उनको 5 केजी पर पर्सन लिखा हुआ है, और जो अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत हैं उनको 35 केजी पर हाउस होल्ड लिखा हुआ है। तो घर में कितने भी मेंबर हों आपको 35 केजी से ज़्यादा नहीं मिलेगा। बट यहाँ पर अगर आपके घर में 8 मेंबर्स हैं तो आपको 40 केजी मिल सकता है। ठीक है, प्राइस देखें तो 3 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये में राइस, व्हीट एंड कोर्स ग्रेन प्रोवाइड हो रहे हैं। ये मैं डिटेल में करूँगा अभी। दूसरी बात, वुमेन का एम्पावरमेंट का इशू भी यहाँ पर है। क्यों? क्योंकि जो एल्डेस्ट महिला होगी 18 साल से ऊपर की, उसको राशन कार्ड इशू किया जाएगा। ठीक है, तो टू बी द हेड ऑफ द हाउस होल्ड फॉर द पर्पज ऑफ इशूइंग ऑफ राशन कार्ड। याद रखना इस चीज़ को। जो राशन कार्ड इस एक्ट के अंदर इशू किए जाएंगे वो एल्डेस्ट वुमेन को दिए जाएंगे, उसकी एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे सैलिएंट फीचर्स ऐसे रटे हुए होने चाहिए उंगली के ऊपर। ओके, अब इसमें से मैं 3 सैलिएंट फीचर उठा करके अगली स्लाइड में रखता हूँ। तो पहला है कि राइस 3 रुपये किलो,
जो मैं कह रहा हूँ प्रेजेंट सेंट्रल इशू प्राइस, ठीक है, याद रखना इस सेंट्रल इशू प्राइस के बारे में। तो जो पहले कह रहा हूँ राइस 3 रुपये किलो, वीट 2 रुपये किलो, और कोर्स ग्रेन जो मोटे अनाज हैं बाजरा वगैरह वो सब 1 रुपये किलो यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये इस समय यहाँ पर आपका सेंट्रल इशू प्राइस है। सेंटर ने कहा है कि इससे ऊपर के दाम पर आप नहीं बेचेंगे, ठीक है। ओके, दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर कवरेज उठाता हूँ। तो मैंने आपको यहाँ पर कवरेज पढ़ाया जैसे ये रहा, ठीक है। तो कवरेज अगर मैं यहाँ पर उठाता हूँ तो मैंने बताया 75% रूरल पॉपुलेशन और 50% अर्बन पॉपुलेशन, लगभग 81 करोड़ पीपल यहाँ पर जो है वो एलिजिबल हो जाते हैं इस मतलब बेनिफिशियरी हैं इस स्कीम के। तो आप समझिए कि 135 करोड़ की आबादी और उसमें से आप 80 करोड़ को यहाँ पर इस तरह का फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा वर्डन है। तीसरा, एलिजिबल हाउस होल्ड्स की बात करूँ तो मैंने आपको बताया कि 2 तरह के हाउस होल्ड हैं, एक प्रायोरिटी हाउस होल्ड है, दूसरा कहाँ गए ये अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत आने वाले हैं। तो पर पर्सन 5 kg वाला ये हो गया प्रायोरिटी हाउस होल्ड, और 35 kg पर हाउस होल्ड, यहाँ पर हाउस होल्ड आना चाहिए, ठीक है। तो 35 kg पर हाउस होल्ड यहाँ पर अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत आ गई, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि अंत्योदय अन्न योजना हाउस होल्ड्स के लिए जो है वो 35 kg पर हाउस होल्ड जो है वो रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है, इसको कट कर दीजिएगा, ओके। तो ये 3 मेजर प्रोविजंस हैं जिनके अंदर यहाँ पर चेंजेस किए जाने हैं। अब नीति आयोग ने क्या सिफारिश की है? नीति आयोग ने सिफारिश की है कि जो 75% एरिया कवर होता है रूरल इंडिया का, उसको घटा के 60% करेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लोगों को इसका जो है वो फ़ायदा मिल रहा है, जो ज़रूरी नहीं है उनको भी इसका फ़ायदा मिल रहा है रूरल इंडिया के अंदर, ठीक है। क्योंकि जो ऐसा होता है कि कुछ हाउस होल्ड की हालत बहुत ही सही है, बट उनको भी यहाँ पर इस चीज़ का लाभ मिल रहा है, जबकि नहीं मिलना चाहिए, वो सेल्फ सफिशिएंट हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए एरिया कवर कम करने की बात की जा रही है, 75% से 60% रूरल पॉपुलेशन के अंदर, और अर्बन पॉपुलेशन मैंने बताया 50% एरिया कवर होता है, तो इसको घटा करके 40% करने की बात की जा रही है, यानी अर्बन सेंटर के अंदर 10% लोगों को घाटा होने वाला है। तो बात समझ में आई, ये नीति आयोग की सिफारिश है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? कम करने से, ज़्यादा करने से नुकसान क्या है? तो अगर देखो, अगर हमने ये एरिया कम कर दिया, हमने यहाँ पर 15% रूरल पॉपुलेशन को हटा दिया, 10% अर्बन पॉपुलेशन को हटा दिया, तो सेंटर के 47,000 करोड़ रुपए बच जाएंगे। सेंटर कैन सेव अप टू 47,000 करोड़ रुपए, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। क्रिटिसिज्म दूसरा आप लिख सकते हैं कि जो है कोरोना काल में लोगों की हालत बेकार हो गई, तो इसको बढ़ाने की ज़रूरत थी, ना कि घटाने की, ठीक है। या फिर ऐसा ही रहने देते। अच्छा, अगर हमने इसमें कोई भी चेंज नहीं किया, अगर हमने इसको ना तो घटाया ना बढ़ाया, तो हमारे ऊपर बर्डन जो है वो 14,000 करोड़ रुपए और देने पड़ेंगे, क्योंकि पॉपुलेशन तो इंक्रीज़ ही हुई है ना, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि अगर हमने इसको चेंज नहीं किया तब भी हमारे ऊपर 14,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा का बर्डन आएगा, बट अगर हम इसे थोड़ा सा कम कर देते हैं तो हमारे 47,000 करोड़ रुपए बच रहे हैं। तो सारा खेल यहाँ पर मनी का आ जाता है। दूसरा, सेंट्रल इशू प्राइस के अंदर चेंज करने की बात हो रही है। सेंट्रल इशू प्राइस जो है वो हर 3 साल के बाद चेंज किया जाना था, 2013 से लेकर के अभी तक चेंज नहीं किया गया है, ठीक है। कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, जब से एक्ट लागू हुआ है उसके बाद हर 3 साल में इस एक्ट को चेंज, मतलब ये जो प्राइस थे इसको चेंज किया जाना था, बट ये चेंज नहीं किया जा रहा है। तो ये यहाँ पर इशू था, इसको चेंज किया जाएगा, क्योंकि 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये काफ़ी ज़्यादा सस्ता हो गया, इसकी कदर नहीं रहती अनाज की, ठीक है। तो ये लोग इकट्ठा करते हैं या फिर दूसरी जगह पर जा कर के 10 रुपये में बेच देते हैं, तो ये सब नहीं होना चाहिए। साथ ही एफसीआई के सामने भी चुनौती है कि उनके भंडार जो हैं वो भरे पड़े हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें यहाँ पर दिक्कत करती हैं। फूड ग्रेन बेस्ड नहीं होना चाहिए। हम दूसरी कंट्रीज़ अफ्रीका वगैरह को दान में भी दे देते हैं इस तरीके से, सड़ने से तो अच्छा है। अब इस मूव के सामने चैलेंजेस क्या क्या हैं, क्या दिक्कतें हैं? तो दिक्कतें यही हैं कि जो कोविड-19 पेंडेमिक आया, लोगों के मतलब काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिला, फूड इनसिक्योरिटी का इशू आया, डबल बर्डन। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। 2 तरह के इश्यूज सामने आए, लोगों की जो जॉब्स हैं वो चली गई, साथ ही उनके पास खाने पीने के जो संसाधन थे वो भी नहीं हैं। तो सोसाइटी का जो पुअर सेक्शन है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा बर्डन रहा है कोरोना पेंडेमिक का। तो ये जो मूव है ये यहाँ पर आपका जो 15% आपने रूरल एरिया में कम कर दिए, 10% अर्बन एरिया में कम कर दिए, तो कुछ लोगों को तो ज़रूर से हर्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग इसके परव्यू से आउट होने वाले हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत रहेगी, बट आपको ये बिल्कुल सावधानी से करना चाहिए। जो एलिजिबल बेनिफिशरीज हैं सिर्फ उनको ही यहाँ पर मौका मिलना चाहिए, ठीक है।
ये पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा, कुछ स्टेट्स भी इसको अपोज करेंगे क्योंकि उनकी अपनी अपनी अच्छी योजनाएं चली हुई हैं, तो वो नहीं चाहेंगे कि यहाँ पर जो हमें पैसा है 47,000 करोड़ वो सेंटर बचा करके रख ले और नीचे कुछ भी ना आए। तो ये सब चीज़ें हैं, ये तो पॉलिटिक्स वगैरह की बातें यहाँ पर हो गई। दूसरा, इन्होंने कुछ और रिकमेंडेशंस भी दी, जैसे एक हाई लेवल कमेटी बनी अंडर शांता कुमार। इन्होंने कहा था कि जो रिकमेंडेड रिड्यूसिंग द कवरेज रेशियो फ्रॉम 67% of the population to 40%. According to it, 67% coverage of the population is on the much higher side and should be brought down to around 40%, which will कंफर्टेबली कवर BPL फैमिलीज़ एंड सम इवेंट फैमिलीज़। तो अगर हम एवरेज देखें रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन को, तो लगभग 67% पॉपुलेशन ओवरऑल इंडिया में कवर होती है। तो उसको कहना है कि 40% तक करके लाया जाए। बात समझ रहे हैं आप? तो 40% अगर एवरेज पॉपुलेशन हो गई तो ये कह रहे हैं कि ये सही रहेगा, क्योंकि जो अच्छे लोग हैं जो कर सकते हैं उनको भी इसका फ़ायदा मिल रहा है, जबकि उनको मिलना नहीं चाहिए था। सिर्फ BPL फैमिलीज़ जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको यहाँ पर कवर किया जाए, और ये चीज़ यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की जा रही है। इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 उसने भी कहा कि जो सेंट्रल इशू प्राइस है 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, इसमें रिवीजन की ज़रूरत है। इस प्राइस को थोड़ा सा इम्प्रूव कीजिए, इस प्राइस को थोड़ा सा अच्छा कीजिए, ठीक है। तो ये कई सालों से यहाँ पर अनचेंज रहा है, हर 3 साल में ये प्राइस जो है वो चेंज होना चाहिए था। तो एक बात तो ये हो गई। अब मैं आपको लास्ट में थोड़ा सा सेंट्रल इशू प्राइस के बारे में बता देता हूँ। क्या होता है सेंट्रल इशू प्राइस? तो सेंट्रल इशू प्राइस वो प्राइस होता है जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट सरकारों को फूड ग्रेन देती है। याद रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द गवर्नमेंट्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द टारगेट पब्लिक सिस्टम टू सर्व फैमिलीज ऑफ BPL एबव पॉवर्टी लाइन एंड अंत्योदय अन्न योजना एट फिक्स्ड रेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये याद रखना है कि ये स्कीम BPL के लिए तो है ही, ये APL यानी एबव पॉवर्टी लाइन के लिए भी है और अंत्योदय अन्न योजना के अंतर भी है। आपसे पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन कौन इसके बेनिफिशरीज हैं? BPL, APL, AAY। तो तीनों ही यहाँ पर सही हैं। तो सेंट्रल इशू प्राइस के बारे में समझ में आया। सेंट्रल गवर्नमेंट जो नीचे कहेगी स्टेट से कि भाई आप जाइए और जो बेनिफिशरीज हैं उनको 1 रुपये, 2 रुपये और 3 रुपये में बांटिए, दैट इज़ सेंट्रल इशू प्राइस। दूसरा, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये फिक्स करती है सेंट्रल इशू प्राइस को ऑफ व्हीट एंड राइस विच इज़ यूनिफॉर्म थ्रू आउट द कंट्री। तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। क्या पॉइंट हुआ कि कौन फिक्स करता है? तो ये फिक्स करता है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री, ठीक है। दूसरा, ये जो व्हीट और राइस के लिए हैं ये पूरी कंट्री में सेम है, अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग नहीं है, ठीक है। तो 2 पॉइंट ये हो गए। सेंट्रल इशू प्राइस इज लेस देन द इकोनॉमिक कॉस्ट इनकर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय वे ऑफ प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप देखिए कि सरकार है, सरकार ने किसानों से ख़रीदा होगा MSP वगैरह पे जो भी ख़रीदा होगा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने उसको ट्रांसपोर्ट किया होगा, उसको स्टोर किया होगा, ठीक है, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। तो मान लीजिए कि 20 रुपीज़ का ख़रीदा, फिर कुछ खर्चा आया, मान लो X रुपये का खर्चा आया, तो कुल मिलाकर के सरकार के 40 रुपये 1 किलो पर लग गए, और वो 1 किलो कितने का दे रहा है? 1 रुपये का। जो सिटीजन्स हैं उनको तो 1 रुपये का मिल रहा है, सरकार को पड़ रहा है 40 रुपये का, मान लीजिए, ठीक है। तो 39 रुपये का जो घाटा यहाँ पर हुआ, वो घाटा यहाँ पर बचा रह जाता है। द डिफरेंस बिटवीन द इकोनॉमिक कॉस्ट एंड द CIP कॉल्ड द कंज्यूमर सब्सिडी। ये जो 39 रुपीज़ बचे, इसको कंज्यूमर सब्सिडी कहते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको खुद सहन करती है, ठीक है जी। तो ये बात आपको याद रखना है कि क्या होती है कंज्यूमर सब्सिडी। तो जो 40 रुपये यहाँ पर टोटल खर्चा आया ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज वगैरह का, डिस्ट्रीब्यूशन का, और जो यहाँ पर हमने लोगों को दिया 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये में, उसके बीच का जो गैप है 39 रुपीज़, वो यहाँ पर कंज्यूमर सब्सिडी के अंदर काउंट हो जाएगा। तो ये होता है सेंट्रल इशू प्राइस। सेंट्रल इशू प्राइस के बारे में भी मैं क्वेश्चन पूछ लूँगा आज शाम टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलती रहती हैं, ठीक है। और इसकी PDF भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ये हमारी लास्ट स्लाइड है और इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता इसके अंदर आपको कुछ भी जानने की ज़रूरत है। चेंजेस थोड़े से याद रखिए, मेंस में क्वेश्चन आ जाए तो आप चेंजेस लिख पाएंगे, ठीक है। चलिए इसी के साथ अलविदा लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।